नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। आज हम टारगेट सीरीज़ की तीसरी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो श्रम कानून के ऊपर है। ये श्रम कानून का भाग 2 एमसीक्यू सीरीज़ है। कल हमने इसकी फर्स्ट सीरीज़ डिस्कस की थी जिसके अंदर हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं जो अभी तक ईपीएफओ, ईओएओ एग्ज़ाम और एपीएफसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस किए थे। क्योंकि अगर हम कोई भी नया विषय पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस विषय पर आपकी पकड़ होनी चाहिए कि उस विषय पे मतलब हमने कैसे क्वेश्चंस पहले देखे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर प्रिपरेशन हमारी बहुत अच्छी हो पाती है। तो आज और कल 2 दिन हम श्रम कानून के ऊपर ही वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे ताकि जो लेबर लॉज वाला श्रम कानून वाला जो ये पार्ट है ये हम अच्छे से कवर कर सकें। ठीक है, तो आज हम हमारे पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जो श्रम कानून होते हैं ये एक्चुअली ऐसे लॉज होते हैं, ऐसे कानून होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की उद्योगों के लिए अलग अलग समय पर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बनाए गए थे। तो पहले क्या होता था, फैक्ट्री मालिक होते थे वो कई बार मज़दूरों के साथ कुछ गलत कर देते थे, उनको समय पर भत्ता नहीं देते थे या फिर मजदूरी नहीं देते थे, या फिर होता था कि कुछ कटौतियाँ कर ली या पूरा वेतन नहीं मिला। तो इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सरकार ने कई तरह के अधिनियम बनाए थे, तो उनका नाम श्रम कानून पड़ा। यानी श्रमिकों के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनको यहाँ पर इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। तो इसमें बहुत सारे श्रम कानून हैं, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। देखने में बहुत ज़्यादा कठिन लगते हैं, पहली बार पढ़ते हैं तो लगता है कि क्या ही पढ़ लिया, इतने सारे लॉज हैं कैसे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें धीरे धीरे 2-4 बार रीडिंग करेंगे, समझेंगे तो ज़रूर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पहली बार में समझ में नहीं आएगा क्योंकि नया विषय है, लेकिन आप धीरे धीरे समझोगे कि फैक्ट्री में लोग जो काम करते हैं उनके ऊपर कैसी चीज़ें हो सकती है, उन पे कैसा जो है उनको कैसा उनके साथ गलत व्यवहार हो सकता है, उससे कैसे निपटा जाएगा, उसके लिए क्या सरकारी अधिनियम है, कैसी कमेटियां बनेंगी, अगर मेरे किसी अधिकार का हनन हुआ है तो मैं किस कोर्ट में सबसे पहले जाके अपील करूंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भिन्न भिन्न कानूनों के माध्यम से समझाई गई है। तो हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो पहला अधिनियम है श्रम कानून में वो है वेतन भुगतान अधिनियम 1936। अब आपको लग रहा होगा कि वेतन भुगतान के लिए भी अधिनियम बनाने की क्या ज़रूरत है, अगर मैं काम करती हूँ या करता हूँ तो मुझे तो मेरा पैसा मिलेगा ही सही। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि कई बार कंपनी वाले या फैक्ट्री वाले पैसा काट लेते हैं और हम उसको डिफेंड नहीं कर पाते कि हमारे पैसे क्यों कटे। तो ऐसी ही चीज़ें बार बार ना हो उसके लिए सरकार ने अधिनियम बना के इन उद्योगों को, इन फैक्ट्रियों को, इन सबको बाध्य किया है कि श्रमिक अगर काम करता है, कोई काम करता है तो उसको उसका पूरा पैसा जो है वो मिले। ठीक है, तो उसके लिए ये अधिनियम बनाया गया है। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेतन अधिनियम 1936 के तहत दी गई मजदूरी की परिभाषा के तहत शामिल है। पक्षकारों के बीच किसी अधिनिर्णय या समझौते या किसी न्यायालय के आदेश के तहत देय कोई पारिश्रमिक, किसी भी समय लागू होने वाले किसी भी कानून के तहत बनाई गई किसी योजना के तहत नियोजित व्यक्ति जिस राशि का हकदार है, किसी भी घर आवास का मूल्य, प्रकाश या बिजली, पानी, चिकित्सा परिचर्या की आपूर्ति, कोई यात्रा भत्ता या किसी यात्रा रियायत का मूल्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि मजदूरी की परिभाषा में क्या क्या शामिल है, यानी अगर मैं काम करती हूँ तो मुझे किस किस में इन चारों में से किस किस के तहत पैसा मिलना ही चाहिए, वो तो कोई छीन नहीं सकता। तो यहाँ पर जो पहला और दूसरा कथन है तो ये बिल्कुल ज़रूरी है कि इसके तहत तो पैसा मिलेगा, लेकिन जो तीसरा और चौथा कथन है ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर पैसा इसके लिए मिले। यानी अगर किसी न्यायालय का आदेश है या मेरे या उस एम्प्लॉयर के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसके तहत तो मुझे पारिश्रमिक मिलेगा, यानी मेरे को मेरा वेतन तो मिलेगा। और अगर कोई कानून है, उस समय पे कोई कानून बनाया गया, उसकी योजना के तहत भी अगर आपको पैसे देने हैं तो वो भी आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर कोई घर आवास का मूल्य है
चिकित्सा परिचर्या की आपूर्ति यानी मेडिकल अलाउंस है वो कंपनी दे या ना दे वो उनके ऊपर है। यात्रा भत्ता यानी अगर ट्रैवल अलाउंस है यानी मैं आ रही हूँ जा रही हूँ मुझे पैसा चाहिए यात्रा का, तो वो भी दे या ना दे तो वो भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प ए। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत मजदूरी की परिभाषा में और क्या क्या शामिल है वो देखते हैं। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 में पार्टियों या अदालत के आदेश के बीच किसी भी पुरस्कार या समझौते के तहत देय कोई भी पारिश्रमिक, जो हमने पहले कथन में पढ़ा था, कोई भी पारिश्रमिक जिसके लिए नियोजित व्यक्ति ओवरटाइम या काम या छुट्टियों या किसी छुट्टी अवधि के संबंध में हकदार है। यानी अगर मैंने ओवरटाइम किया, मेरी 8 घंटे की नौकरी है, मैंने 2 घंटे काम किया कंपनी के लिए, तो कंपनी मुझे पैसा देगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे बोलते हैं ओवरटाइम। रोजगार की शर्तों के तहत कोई देय अतिरिक्त पारिश्रमिक चाहे बोनस या अन्य नाम से दिया जाना, यानी अगर आप कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं कंपनी के साथ में और वहाँ पर आपको शर्तों में लिखा गया है कि आपको अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलेगा, तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। किसी भी राशि जो नियोजित व्यक्ति के रोजगार की समाप्ति के कारण किसी भी कानून, अनुबंध या उपकरण के तहत देय है। यानी अगर मैं कंपनी छोड़ती हूँ तो मेरे को किसी कानून या अनुबंध के तहत कोई अगर राशि नियोजित है तो वो इनको देनी ही पड़ेगी। कोई भी राशि जिसके लिए नियोजित व्यक्ति उस समय लागू किसी कानून के तहत बनाई गई किसी योजना के तहत हकदार है तो वो पैसे भी देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जब कोविड आया था तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, सरकार एक योजना लेकर आई थी, उसके तहत ये बोला गया था कि अब कुछ दिनों के लिए, जैसे बहुत लोगों के रोजगार छूट गया था, तो जो प्रोविडेंट फंड जिसकी हम एग्ज़ाम देने वाले हैं, भविष्य निधि जिसे कहा जाता है, तो उसमें जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं तो उनकी भविष्य निधि में पैसा सरकार देगी। जो अगर जैसे मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ तो मेरा यहाँ पर एक अकाउंट बनता है भविष्य निधि में, प्रोविडेंट फंड में, तो वहाँ पर उस अकाउंट में मैं अपनी सैलरी से हर महीने कुछ पैसा जो है वो देती हूँ और कुछ पैसा जो मेरे को नौकरी दे रहे हैं मेरी कंपनी वाले हैं वो देते हैं। तो इस तरीके से 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जब कोविड आया तो लोगों की नौकरी छूट गई, तो ये जो मेरा वाला जो पार्ट है 50, ये सरकार ने देना चालू कर दिया और इनको भी बोला गया कि आप भी ज़रूर दें। तो इस तरीके का कानून उस समय पर बना था। तो इस तरीके की जो अगर कानून में अगर कोई बात हो गई है तो उसके लिए मैं हकदार हूँ और वो पैसा मुझे मेरी सैलरी में मिलेगा। तो इस तरीके से हमने मजदूरी की परिभाषा को समझा। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेतन भुगतान अधिनियम 1936, फिर से इसमें पूछा गया एक सवाल, के तहत एक नियोजित व्यक्ति के वेतन से कटौती की परिभाषा में शामिल है। यानी अब हमने ये तो जान लिया प्रश्न नंबर 1 के माध्यम से कि वेतन किस किस प्रावधान में मिलेगा ही सही और उसे काट नहीं सकता, लेकिन वेतन की कटौती भी होती है। यानी अगर हमारे भाई बहन या हमारे मम्मी पापा की जो सैलरी आती है तो सैलरी में कई बार हम सुनते हैं कि इतना पैसा कट गया, या हमने अपनी जीपीएफ अकाउंट या ईपीएफ अकाउंट में, यानी जो सरकार के यहाँ पर हम जो पैसा कुछ सेविंग्स में डालते हैं वहाँ पर कुछ पैसा कटौती हो गई। तो ये जो कटौतियाँ होती हैं ये किस हद तक ज़रूरी हैं और किस हद तक इनको नहीं किया जा सकता, तो वो भी प्रावधान बनाया गया है। कई बार क्या होता है कंपनी वाले बिना वजह कटौती कर लेते हैं, तो वो कटौती के लिए फिर जो एम्प्लॉय, जैसे अगर मैंने पूरे महीने काम किया, मेरी तनख्वाह 30,000 रुपये है, लेकिन अब कंपनी वालों ने क्या किया, उलूल जुलूल कटौतियाँ करके मुझे मात्र 25,000 रुपये दिए। अब मैं वहाँ पर पूछने गई मैनेजर से कि मेरे 5,000 रुपये कहाँ गए, तो उन्होंने मुझे 4-5 चीज़ें बता दी कि इसमें कट गए, इसमें कट गए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने पूरे महीने तो काम किया लेकिन मेरे पैसे कहाँ गए। तो ये जो 5,000 रुपये कटे हैं ये वैलिड रीज़न से कटे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बेवजह काट लिए गए हैं तो ऐसा ना हो इसके लिए। अब फिर उससे क्या होगा कि मैं काम तो करूँगी नहीं, 4-5 दिन तक चक्कर लगाती रहूँगी कि मेरे 5,000 रुपये दो, मेरे 5,000 रुपये दो। उससे जो इंसान काम कर रहा है उसके ऊपर बहुत, उसके मेंटली उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी चीज़ें ना हो इसलिए वेतन से कटौती के लिए भी सरकार ने अधिनियम बनाए हैं ताकि जो श्रमिक है उसके अधिकारों का
हनन ना हो और उसे पूरी की पूरी सैलरी मिले। तो इस परिभाषा में क्या क्या शामिल है ये हमसे पूछा गया है। कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिए नियोजित व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सौंपे गए माल की क्षति या हानि के लिए, नियोक्ता द्वारा आपूर्ति किए गए घर आवास के लिए उपर्युक्त सभी। तो अगर मेरी सैलरी आती है तो उसमें से कैसे कैसे कट सकती है, तो ये थोड़ा सा हम गैस वर्क से भी सोच सकते हैं कि अगर मैं काम पे नहीं गई, अनुपस्थित हूँ तो पैसे कटेंगे। अगर हम ऑफिस नहीं जाते हैं तो पैसे कटते हैं। उसके अलावा अगर मुझे कोई माल या कुछ भी लैपटॉप वगैरह सौंपा गया है, वो भी मैंने काम लिया, मैंने तोड़ दिया, तो वो कंपनी की प्रॉपर्टी है तो उसके लिए भी पैसे कट सकते हैं। अगर मुझे जैसे कोई प्लांट होते हैं, सीमेंट प्लांट या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनको घर दिए जाते हैं, तो अगर कोई कंपनी मुझे घर दे रही है तो वो मेरे से पैसा भी लेगी। तो कुछ अगर हम कॉमन सेंस से भी करें तो ये तीनों ही कथन बिल्कुल हमें सही लगते हैं कि हाँ, इनके लिए तो कटौतियाँ हो ही सकती हैं। तो इसलिए हमारा सही उत्तर यहाँ पर हुआ विकल्प डी, कि इन इन चीज़ों में, इन इन केसेस में मेरी सैलरी से पैसे कट सकते हैं और वो कंपनी वाले काटने के लिए अधिकृत हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर विकल्प डी हुआ। एक नियोजित व्यक्ति के वेतन से कटौती केवल इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी और केवल निम्न प्रकार से हो सकती है। सबसे पहले, अगर मुझ पे कोई जुर्माना लगा है तो मेरी सैलरी से वो जुर्माना कट सकता है। कर्तव्यों से अनुपस्थिति के लिए भी कटौती हो सकती है। नियोजित व्यक्ति के हिरासत को स्पष्ट रूप से सौंपे गए माल, यानी जो मैंने बताया था कि लैपटॉप वगैरह कुछ भी कंपनी देती है, मैंने उसको तोड़ दिया, तो उसके लिए वो मेरे से पैसे काट सकते हैं। नियोक्ता या सरकार की किसी भी हाउसिंग बोर्ड द्वारा आपूर्ति किए गए घर आवास के लिए कटौती। तो ये कटौतियाँ तो वैलिड है, लेकिन कुछ इनवैलिड कटौतियाँ भी होती है, यानी इनके तहत पैसा नहीं काटा जा सकता। तो वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। कोई भी बोनस या रोजगार की शर्तों के तहत देय पारिश्रमिक का हिस्सा पार्टियों के बीच पुरस्कार या समझौते या न्यायालय के आदेश के तहत देय नहीं है। किसी गृह आवास का मूल्य प्रकाश, पानी, चिकित्सा, परिचर्या, अन्य सुविधा की आपूर्ति। नियोक्ता द्वारा किसी पेंशन या भविष्य निधि में भुगतान किया कोई अंशदान, अगर नियोक्ता भविष्य निधि में भुगतान कर रहा है तो वो अपने पैसों से करेगा, मेरे पैसों से नहीं करेगा। कोई यात्रा भत्ता, यानी अगर मैं यात्रा पर गई तो उसका पैसा अलग से देना पड़ेगा, मेरी सैलरी से डिडक्ट नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति को उसके रोजगार की प्रकृति के कारण उस पर होने वाले विशेष खर्चों को चुकाने के लिए भुगतान की गई कोई राशि, यानी अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और उस काम में मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, जैसे मुझे एक लैपटॉप की जगह 2 लैपटॉप की ज़रूरत पड़ गई, तो अब जो ये 2 लैपटॉप हैं इनका पैसा ये मुझसे नहीं ले सकते। ये मेरे को 2 लैपटॉप की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं उनका ही काम कर रही हूँ, मेरा काम थोड़ी कर रही हूँ। तो अब चाहे 1 लगे, 2 लगे, 3 लगे, तो उसका पैसा वो मेरी वेतन से नहीं काटेंगे, ये उनको खुद को ही देना पड़ेगा। या रोजगार की समाप्ति पर दे कोई उपदान, यानी अगर मैंने कोई कंपनी छोड़ी, मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसा देना है तो वो एक्स्ट्रा पैसा उन्हें अलग से ही देना पड़ेगा, वो मेरी सैलरी से काटकर मुझे एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे सकते। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कर्मचारी औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के तहत शामिल नहीं है? यानी जो औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 है, उसमें कौन से कर्मचारी जो हैं वो शामिल नहीं है, ऐसा हमसे पूछा गया है। 100 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारी, मौलिक और पूरक अधिनियम नियमों के अधीन कर्मचारी, सिविल सेवा नियमों के अधीन कर्मचारी, बी और सी दोनों। यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, क्योंकि ये जो दोनों ही नियमों के अधीन जो कर्मचारी हैं वो औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के तहत शामिल नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। तो ये जो हमारा अधिनियम है ये 100 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान पर लागू होता है, यानी कोई भी कंपनी है, फैक्ट्री है, तो अगर वहाँ पर 100 या 100 से अधिक लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये अधिनियम लागू हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बहिष्करण, यानी इसमें कौन कौन शामिल नहीं है। ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें 100 या अधिक कर्मचारी हैं लेकिन जिनके कामगार मौलिक और पूरक अधिनियमों के तहत आते हैं, विभिन्न सिविल सेवा नियमों के अधीन आते हैं, या उपयुक्त सरकार प्रदान किए गए
किसी अन्य नियम के अधीन है तो वहाँ पर ये अधिनियम जो है वो लागू नहीं होगा। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वृक्षारोपण बागान श्रमिक अधिनियम 1951 के तहत अंतर्गत आते हैं? तो बागान श्रमिक अधिनियम 1951 बनाया गया था, जो भी आसाम, अगर आपने नाम सुना हो, असम, मणिपुर और बंगाल में जो गंगटोक है, बंगाल में जो है सिक्किम में गंगटोक है, बंगाल में और जो जितने भी थोड़े थोड़े एरियाज़ हैं जहाँ पर बागान का काम होता है, दक्षिण भारत में जहाँ पर बागानों का काम होता है, तो उनमें जो श्रमिक काम करते हैं वो जो है लेबर्स जो काम करते हैं, उनको भी अगर उनके भी कुछ अधिकार हैं, उनके लिए भी कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो उनको श्रमिक अधिनियम 1951 में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर कौन कौन से वृक्षारोपण हैं उनको इस अधिनियम में शामिल किया गया है, ऐसा पूछा है। क्योंकि अधिनियम तो पूरा कॉमन सा ही है, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना कि कौन कौन से बागान इसमें शामिल है। बागान तो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर बागान ही हैं जो इसमें वृक्षारोपण ही है जो इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पे कुनेन, रबड़, चाय, कॉफ़ी, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर सही उत्तर विकल्प डी है, क्योंकि कुनेन, रबड़ और चाय और कॉफ़ी चारों ही इस अधिनियम के तहत जो हैं वो आते हैं। अब जो इन बागानों में काम करते हैं उनका ऐसा काम होता है कि पत्तियाँ तोड़ी, जमा करवाई, पैसा मिला। कई बार जो है वहाँ पर जो लोग उनको काम करवा रहे हैं, हो सकता है वो उनको पैसे ना दें, तो इसीलिए ये अधिनियम बनाया गया था कि ये जो श्रमिक वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके अधिकारों का हनन ना हो। तो ये कुछ पर्टिकुलर वृक्षारोपण ही हैं जिनको वहाँ पर शामिल किया गया था कि इन बागानों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए यह अधिनियम है। इसमें सिनकोना जो हमने पढ़ा था अभी, कुनैन, रबड़, चाय और कॉफ़ी उगाने वाले वृक्षारोपण पर लागू होता है। प्रत्येक वृक्षारोपण को पंजीकरण अधिकारी के अधीन पंजीकृत होना चाहिए। यानी अगर मैंने कोई बागान लगाया है सिनकोना, रबड़, चाय और कॉफ़ी का, तो वो पंजीकरण अधिकारी के अधीन मेरे को पंजीकृत करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं वहाँ पर लोगों से काम करवा सकती हूँ। ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो, और कल को अगर कोई भी परेशानी होती है, कोई भी काम पड़ता है या अगर कोई केस होता है तो वो चीज़ें रजिस्ट्रेशन में रहें। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, खान अधिनियम 1952 के तहत खदान की परिभाषा में शामिल है बोरिंग, तेल के कुएं, मशीनरी के कार्य, बिजली स्टेशन, पुल निर्माण। तो यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कूट का चयन करें। यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प बी, 1, 2, 3, 4। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि यहाँ पर हमसे पूछा है कि खदान की परिभाषा में शामिल है, तो तेल के कुएं, बिजली स्टेशन, ये सब कैसे हो सकते हैं? तो हमारे लिए खदान या खान सिर्फ वो खान है जहाँ से कुछ चीज़ें खोद के लाई जाती है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमने ये पढ़ा होगा कि खदान का मतलब होता है कोयले निकाल लिए, कोई मिनरल निकाल लिया, लेकिन जो ये अधिनियम है इसके अंदर खान का मतलब एक बहुत बड़ी डेफिनेशन यहाँ पर खान की दी गई है, तो वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो खान का अर्थ है कोई उत्खनन जहाँ खनिजों की खोज या प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई संचालन किया जाता है या किया जा रहा है। इसमें शामिल है बोरिंग, बोर होल, यानी जो बोरिंग होती है उसको भी खदान में लिया गया है। तेल के कुएं बनते खोद के बनते हैं, इसलिए उसको भी खदान में लिया गया है। सहायक क्रूड कंडीशनिंग प्लांट, जिसमें तेल के भीतर खनिज पहुंचाने वाले पाइप तक शामिल है, यानी अगर कोई वहाँ पर काम कर रहा है तो वो भी खान के डेफिनेशन में आएगा। सभी शाफ्ट, खदान या उससे सटे कोई संबंधित डूबने वाले प्लांट्स, संचालित होने के दौरान सभी स्तर और झुके हुए विमान, सभी ओपन कास्ट वर्किंग मशीनरी के कार्य और बिजली स्टेशन, तो ये सभी खान की जो खान की परिभाषा है उसके अंदर इस अधिनियम में आते हैं। चलिए मित्रों, आज के हमारे 5 MCQ प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। आज हमने श्रम कानून के कुछ अधिनियमों के बारे में पढ़ा। बाकी के बचे हुए अधिनियम हैं जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कल वाली वीडियो भी हमारी श्रम कानून के ऊपर आएगी, यानी इसका पार्ट 3 जो है वो आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ, सहपाठियों के साथ इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अतुल IAS एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।